हम लोग कहते हैं ना खेसारी का दाल, तो ये शब्द कैसे मतलब जिन्होंने रखा, क्या सोच के रखा? देखिए होता क्या है कि हम भी खेसारी जानते हैं रीजन की, हम किसान के बेटा है तो हमें पता है कि, और मैं बहुत छोटा था तो हमारे यहाँ एक रमाशंकर यादव ब्यास हुआ हैं अभी, उनके हमें सीखने के लिए गया था ब्यासी, रामायण महाभारत गाने वाले हैं वो, तो वहीं पे एक ढोलक बजाते थे बैजनाथ चाचा, तो मैं बहुत तेज था, बचपन से ही बहुत तेज था चाल बजाने में, बोलने में। तब से उन्होंने मेरा कि खेसारी की तरह है, खेसारी खेसारी, तो तब से लोगों ने मेरा नाम खेसारी रख दिया। अच्छा, तो ये कोई बने आपके इंडस्ट्री ने नहीं दिया? हाँ, मेरे गायकी के ही, जैसे कि वेद गायक जो होते हैं ना, उनके वो ढोलक बजाते हैं, गम्हरिया के हैं, आपके पचरुखी के आसपास है गम्हरिया एक जगह, वहीं के हैं वो, और बहुत प्यारे हैं। और बिहार में समझिए कि उनके जैसा तबला मास्टर बहुत कम है, वो अद्भुत है, और उन्होंने ही मेरा नाम रखा था। खेसारी जी, आप कब से इस कैसे आना हुआ इस भोजपुरी इंडस्ट्री में, या आप कह रहे हैं कि शुरू से ही आपका कहीं ना कहीं झुकाव था? शुरू से मैं अखंड कीर्तन बहुत गाया हूँ, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। मुझे लगता है कि 500 से ज्यादा मैं अखंड कीर्तन हम लोग गाने जाते थे। हमारे यहाँ के कृष्णा बेदर्दी, पवन पांडे, जो कि मेरे गांव के ही हैं, तो हम लोग, हमारे गांव में बहुत गाना बजाना का बहुत कम था, लेकिन मैं जब इसमें आया इस लाइन में, उसके बाद से अखंड कीर्तन गांव गांव पे, उस समय खाने की बहुत कष्ट थी, तो हम लोग रात में जाते थे ताकि हम लोग को खाना भी मिल जाएगा, उस हिसाब से हम लोग जाते थे। और कहीं ना कहीं उसका योगदान बहुत है मेरे जीवन में, अखंड कीर्तन का। और उसके बाद धीरे धीरे चीजें, क्योंकि गरीबी बहुत थी, उस गरीबी से निकलना था, तो जिंदगी में भगवान का एहसान मानूंगा कि मुझे गरीब बनाया। अगर गरीब नहीं बनाए होते भगवान, तो शायद मैं आज यहाँ तक नहीं पहुँचता। अगर किसी अमीर बाप का बेटा होता तो शायद ये उपलब्धि भी नहीं पा पाता मैं, और ना ही मैं इतना मेहनत करता अपने आप को बड़ा करने के लिए। बिहार में कहा जाता है कि हमारे इधर अभी भी लौंडा नाच होता है, उसको लोग बुरी नजर से नहीं देखते बिहार के लोग। तो मुझे जो पता चला कि आपने वहां से शुरुआत की और यहाँ तक नहीं, लौंडा नाच मैंने कभी किया नहीं है। ये जितने लोग भी हैं सब ये फर्जी बातें हैं। मैं सिंगर ही बनना चाहता था, और सिंगिंग में मैंने क्या किया, वेद जो व्यास होते हैं, जो वेद गाते हैं, जैसे रमाशंकर चचा से मैं जब दूर ज्यादा पड़ता था, तो मैं अपने गुरुजी कमलाकांत मिश्रा जी, जो कि ब्राह्मण कुल के हैं वो, और उनका बहुत योगदान रहा मेरे वहां से जब मैं हटा, तो उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। और मेरे गांव के बगल के ही है, पकवाईनार बनपुरा एक जगह है, मेरे घर से 4 किलोमीटर है, बाबा महेंद्रनाथ के मंदिर से पहले। तो मैं वहां सीखने लगा, क्योंकि अब नजदीक था। तो मैं कमला बाबा के साथ करीब, मुझे वो लगता है कि 7 साल करीब रहा मैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे चीजें, फिर उसके बाद गरीबी बहुत थी, पढ़ाई भी मेरी नहीं हो पा रही थी, रीजन कि मैं रात को सो करता था, दिन में स्कूल जाना, भैंस और गाय बहुत थी, उनका कुटी काटना, फिर दूध पहुंचाना, और गरीबी इतनी थी कि मुझे एडजस्ट करना पड़ता था हर चीज में, पढ़ाई में भी, अपने गायकी में भी, अपने घर का काम में भी। और मम्मी शुरू से, मुझे 6 साल या 7 साल का था मैं, तो मम्मी दिल्ली रहने लगी, क्योंकि पापा को बनाने खाने में दिक्कत होता था। दिन में पापा चाना बेचते थे, रात को गार्ड की नौकरी करते थे, तो पापा का भी नींद पूरा नहीं होता था सिर्फ हम सातों भाइयों को पालने में। इसकी वजह से हम सब भाई छोटे छोटे काम करते थे। बाकी मेरे बड़े जो भाई थे वो सिलाई मशीन चलाते थे, क्योंकि उस समय सिलाई मशीन, क्योंकि अब लोगों के प्रॉब्लम थी, तो भाई कहीं कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही है। तो मेरे 3 भाई तो सिलाई मशीन ही चलाते हैं, एक ओवरलॉकिंग करते हैं, जैसे डिजाइनिंग, कपड़े पे जो डिजाइन होता है, उस जो मेरे से बड़े हैं, सबसे बड़े जो हैं वो सिलाई मशीन ही चलाते थे पहले। अब तो सबको अपना अपना, बड़े भाई साथ में रहते हैं, एक माजिल वाले भाई हैं वो अपना काम करते हैं। तो वो परिवेश था, उस हिसाब से हम लोगों ने प्रयास की, और धीरे धीरे चीजें अपने आप, जब शादी हुई, शादी के बाद फिर लिट्टी चोखा बेचना, फिर कई सारे स्टारों के घर पे मैं, क्योंकि स्टारडम के पास रहना हर आदमी चाहता है, उस समय हमारे पास कुछ नहीं था, तो कई लोगों के घर पे जाकर मैं झाड़ू पोछा भी करता था कि इनके साथ हूं मैं, और इनको डेली देखने को मिलेगा मुझे। आपने झाड़ू पोछा तक किया है? हाँ, किया है,
नाम इसमें बताइए। गुड्डू रंगीला जी के घर पे किया, राधे श्याम जी के किया, एक दो कंपनी में भी किया मैं। एक भारतीय म्यूजिक थी, वहां पे भी झाड़ू पोछा करता था। तो वहाँ पे हमारे बहुत प्यारे सिंगर बादल बवाली जी आते थे, विजेंद्र बाबा आते थे, तपेश्वर चौहान जी आते थे, एक और कौन दीवाना थे वो भी आते थे। मैंने बहुत सारे सिंगर वहाँ आते थे, तो सबको चाय पिलाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, तो 3-4 जगह पे मैंने ऐसे की है। मतलब वो उस वक्त और इस वक्त में कितना अंतर आपको दिख रहा है? देखिए, अंतर तो बहुत है, और इस अंतर के लिए ही मैंने मेहनत की थी कि अंतर हो। मेरी जिंदगी आसान नहीं थी, और आसान जो चीजें होती है वो जिंदगी नहीं होती है। मुसीबत का सामना करने वाला ही आदमी हीरो बनता है। अगर आपके जीवन में 10 बीमारी हो जाए तो ऐसे ही आप डॉक्टर बन जाओगे। उसी तरह जीवन है, जितनी प्रॉब्लम होगी उतनी ही प्रॉब्लम से निकलते निकलते एक दिन आप नायक कहलाओगे। और मेरे जीवन में प्रॉब्लम बहुत थी, धीरे धीरे सॉल्व की मैंने अपने जीवन को, और उस रास्ते से आज यहाँ तक का सफर आप देख ही रहे हैं जी कैसा रहा, मैं कैसे हूँ, और आज पूरी दुनिया की नज़र खेसारी पे है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे गरीबी का देन है, और मैं अपने गरीबी को ही सबसे बड़ा हीरो मानता हूँ कि मेरे जीवन की सबसे बड़ा अगर कोई हीरो है तो मेरी गरीबी थी जो मुझे हीरो बना दी। आपने कहा कि आप यहाँ पे भैंस भी चराते थे, तो मतलब दूध दूहना और जो भैंस को धोना होता है। हाँ, ये सब, ये तो मेरा समझिए कि इसके लिए मुझे सीखना नहीं है कहीं। ये तो मेरे लिए बेहतर है कि मैं भैंस भी दूहता हूँ और मैं भैंस चराया भी हूँ। अब सोचिए कि हम लोग अब गमछा में सतुआ सान कर खाए हैं, और पानी नहीं था तो धान में ऐसे ऐसे करके गमछा उस पर डाल के और जानवरों की तरह पानी भी पिए, क्योंकि चौरा बहुत लंबा होता था। या तो किसी गांव में आपको कल पे जाना पड़ेगा या अपने गांव, और उतनी वक्त नहीं होती थी, तो सतुआ जाता था, पानी खत्म हो जाता था और प्यास भी लगती थी, तो किसी नदी में, जो हमारे यहाँ बाढ़ आती है तो कहीं ना कहीं एक नदी निकलता है, छोटा सा नाहर टाइप का, या तो धान के खेत में हम गमछा बिछाकर पानी पी लेते थे भैंसों की तरह या जानवरों की तरह, या तो कहीं किसी नाहर में ऐसे गमछा डाल के और पानी छान के पी लेते थे। तो इतनी गरीबी में जिए, कभी आपको ऐसा हुआ कि किसी ने आपको अपमान कर दिया और दिन आपको दिल पे लगा कि ना अब इस गरीबी में नहीं रहना है, क्योंकि आप कहने कि इतनी गरीबी आपने झेली है, तो क्या कभी ऐसा कुछ नहीं है? देखिए, गरीब, हर गरीब का अपमान तो होता ही है सर, मेरा नया थोड़ी हुआ है। अगर मैं इस बात को कहूं कि नहीं मेरा बहुत अपमान हुआ है, तो ये नया चीज नहीं है, हर उस गरीब का अपमान होता है। तो सही है, वो अपमानित होना सही बात है। रीजन कि अब जब अपमान कोई करता है ना, तो आपको ताकत मिल देनी चाहिए, उससे हरास नहीं होनी चाहिए, आपको उसकी तरह बनना है। तो अपमान बहुत जरूरी है जीवन में, और मेरे लिए हमेशा वरदान साबित हुआ है, और मैं हमेशा से अपमानित होता रहा हूं, और मैं कभी उसको कमजोरी नहीं बनाया। मैंने उसको ताकत मिली कि मैं अपमान हो रहा हूं, इसके लिए मैंने अपने आप पे काम की, अपने ऊपर काम की, और लोगों को अपना बनाया और बेहतर जीवन लेकर चला। कैसे देख रहे हैं कि आपको, आप इतना मेहनत करके यहाँ तक आए हैं और आज आपको लोग नचनिया बोल रहे हैं, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? तो जो मेहनत किया नहीं है उसके लिए तो कोई शब्द मायने नहीं रखता है। जो मेहनत करता है उसके लिए हर उस शब्द का मायने होता है, हर उस इंसान के मायने होते हैं। कोई बात नहीं, कोई नचनिया बोलता है, वो भी बड़े बड़े भाई हैं और उनका सम्मान है, मिलेंगे तो हमेशा से उनको प्यार करूंगा मैं। मेरे लिए वो व्यक्ति विशेष कभी दुश्मन रहा नहीं, और ना ही व्यक्ति विशेष का मैं जवाब देता हूँ। मैं उनके विचारधारा के, उनके शब्दों को जवाब दे सकता हूँ, बट देखा जाए तो बड़े बड़े हैं मेरे से, उनको उतना हक है मुझे बोलने का। बट ठीक है, चुनाव जीतने के लिए किसी को अपमानित करना सही नहीं है, और अपने शब्दों पे हमेशा इंसान को कंट्रोल करना ही चाहिए, चाहे वो मैं हूँ या कोई भी आदमी हो, क्योंकि समाज में आपको लोग मानते हैं और आपके शब्द सुनते हैं। तो प्रयास हमें यही होना चाहिए कि आने वाली पीढ़ी ऐसे शब्दों का उच्चारण ना करे, क्योंकि हम उस शब्दों के साथ जब जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भी लगेगा कि नहीं यही शब्द सही है, तो शायद वो भटक जाएंगे। जिनको आप अपने बड़े भाई मित्र मानते होंगे, जो आपकी इंडस्ट्री के हैं, और अभी किशन भी आए तो यहाँ पे गरज के गए, निरहुआ भी आपके बारे में क्या कहा आपको पता ही होगा, तो इन सब चीजों को आप कैसे, मतलब आपको लग रहा है कि ये ठीक है, फिर तो आप चुनाव के बाद तो फिर एक ही इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो इतनी जो कटुता बढ़ती जा रही है? नहीं नहीं नहीं, सही है, वो पार्टी के बंधन में उनके लिए रिश्ते मायने नहीं रखता है, उनके लिए पार्टी मायने रखती है, मेरे लिए रिश्ते मायने रखते हैं। मैंने तो मनोज भैया का भी प्रचार किया है, भाजपा का भी प्रचार किया है, विनय बिहारी भैया का प्रचार किया है,
मैंने करीब करीब मैंने हमसे हमेशा से बड़े भाइयों का सम्मान मैंने की है और मेरे लिए आजीवन मेरे बड़े भाई हैं। ये चुनाव आज है, फिर 5 साल बाद आएगा, बट रिश्तों को मैं इतना कमजोर नहीं करता। हाँ, उनके शब्द मेरे लिए हो सकते हैं और उन्होंने इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है जहाँ पे हम लोग गए हैं, लेकिन आज मेरे इंडस्ट्री से अलग हटके मैं कुछ करना चाहता हूँ तो शायद उनका दुश्मन बना हूँ मैं, बट कोई नहीं, उनका छोटा भाई हूँ। हो सकता है मेरे जुबान से कुछ गलत निकल गया हो, उसके लिए वो नाराज हैं और वो बोल रहे हैं तो बोलने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। इतने दिन से तो मैं उनका आशीर्वाद लेकर आता हूँ, तो उनके 2 शब्द मुझे छोटा नहीं बना सकते, क्योंकि उनके लिए मेरे लिए उनका रिश्ता बहुत मायने रखता है। तो मैं शब्दों से नहीं बल्कि इस इंसान से प्यार करता हूँ। मिसाली जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जब आज के दौर में जितने भी सेलिब्रिटी हैं, वो बॉलीवुड के हो या किसी भी छोटी इंडस्ट्री का, सब बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। बिहार में भी अभी एनडीए की सरकार है, तो आपने कैसे चुन लिया जो अपोजिशन में है उस पार्टी को? आपने क्वेश्चन को कोई बात नहीं, तो आपने कैसे चुन लिया आरजेडी को? देखिए, मैंने नहीं चुना, मैं शुरू से उस परिवार का चुनता तो उसको है आदमी जो दूर रहता है। शुरू से मैं लालू चाचा के परिवार से जुड़ा हूँ और आज से नहीं, मुझे लगता है कि 10-15 साल पहले से हमारा एक रिश्ता है उनसे, बाप बेटे का। जब चाचा का तबीयत खराब था तो चंदा ही खाना बनाकर बम्बई में उनको, क्योंकि वो भी देहाती खाना बहुत खाते हैं, साग रोटी या दल पिट्ठी या मकई के भात, इस टाइप की चीजें मैंने उनके जहन में रहता है, लिट्टी चोखा। तो ये सब चीजें मैं हमेशा से तो चंदा ही बना कर देती थी और मैं ले जाकर पहुंचाता था, खाते भी थे। तो चुनता तो उसको है आदमी जो दूर रहता है, वो तो मेरे परिवार के आदमी थे। बट चुनाव लड़ना एक इत्तेफाक है। मुझे लगता है कि यहाँ मैं नहीं बल्कि भगवान ने मुझे भेजा है लड़ने के लिए, और शायद पता नहीं भगवान क्या चाहता है मुझसे, ये मुझे नहीं पता, क्योंकि टिकट मिलने के बाद पता चला कि चंदा का वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पाएगा। और उस वक्त शायद मैं क्या जवाब दूं और क्या कहूं, जब पूरी दुनिया को पता चल गई थी, तो मैं उस समय ना नहीं कह पाया, क्योंकि मैं राजनीति से बहुत दूर रहना चाहता था शुरू से, कि मुझे राजनीति में कभी नहीं आना है। बट पता नहीं भगवान को क्या मंजूर हुआ है कि सब कुछ जो मैं नहीं चाहता था वो मेरे से हो रहा है। बट कोई नहीं, ये भी एक अवसर है और तेजस्वी भैया ने मुझ पे विश्वास जताया है। और छपरा की जनता जो है बहुत प्यारी जनता है, और छपरा नहीं पूरी बिहार की जनता बड़ी प्यारी है और बड़ी सम्मानित है। आज मैं जहां भी जा रहा हूं ऐसे लग रहा है कि अपने बच्चे की तरह मुझे गोद में सब उठा लेते हैं। हाँ, मैं अपने ऑडियंस से कहना चाहता हूं कि भाई, जितने भी लोग हैं उनका कहना है कि ये जितनी भीड़ आ रही है वो सेल्फी वाली है, तो अब आपको ताकत दिखाने की जरूरत है। आप बता दो कि सिर्फ सेल्फी ही नहीं बल्कि वोट डालने का भी अधिकार और सरकार बदलने की भी ताकत रखती है। तो अब आप सब पे निर्भर है कि आप इस सरकार को बदलने में कितना योगदान खेसारी और तेजस्वी भैया को दे रहे हैं। आप अधिकांश बड़े नेताओं, बड़े जब हीरो से मिलते हैं तो उनसे पूछते हैं कि आप आएंगे क्या बिहार, जो बिहार से बिलोंग करते हैं, क्या पाएंगे नेतागिरी में? तो बोलते नहीं, अभी तो मेरा बड़ा अच्छा दुकानदारी चल रही है, हम क्यों आएंगे? आपको नहीं, आपकी भी तो दुकानदारी बहुत अच्छी चल रही है। मेरी दुकानदारी सबसे बेहतर चल रही थी और चलेगी, चलती रहेगी। बट जो विश्वास छपरा की जनता ने मुझ पर जताया है, मैं प्रयास यही करूंगा कि जो भी अपने हुनर से हो सके, जो भी अपनी ताकत से हो सके, मैं प्रयास नियंत्रण करते रहूंगा कि ये छपरा की जो प्रॉब्लम है, चाहे वो नाले का हो या अस्पताल का हो। अब सोचिए कि छपरा सिवान गोपालगंज में मात्र एक यूनिवर्सिटी है। इस 20 साल में मात्र इनका सरकार है, एनडीए की सरकार है, और मात्र एक यूनिवर्सिटी है, जयप्रकाश नारायण यूनिवर्सिटी नाम है उसका शायद, और उसमें भी 6 साल बच्चों को पास आउट होने में लग जाता है। तो हम प्रयास करेंगे कि ये शिक्षा का जो स्तर है वो डे बाई डे बढ़े, अस्पताल की जो व्यवस्था है वो बाकी शहरों से बेहतर हो या बाकी शहरों की तरह ही हो जाए। तो हमारा प्रयास रहेगा कि नाला, जो पानी का निकासी है, उस पर सबसे पहले हमको काम करना है। अपने हुनर से जो हो सकेगा प्रयास करूंगा। छपरा के लोगों से ही पूछूंगा कि हम लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो इस विषय को ज्यादा जानते हैं, मैं सबको लेके चलूंगा ताकि वो हमें रास्ता बताए और हम लोग उस रास्ते पे चल के और अपने छपरा को बेहतर दिशा में ले जाए। ये तब होगा ना जब आपकी सरकार यहाँ पे आएगी। अगर सरकार आ भी गई तो केंद्र में तो सरकार बीजेपी की है, तो सामंजस्य कैसे बैठेगा, काम कैसे आप कर पाएंगे? फिर
क्योंकि हमेशा से कहा जाता है ना कि जब विपक्ष ये राज्य बताइए, में विपक्ष की सरकार रहती है और केंद्र में अगर मैं तो बिहार से हूँ, पर मुंबई में जाके बेहतर कर पा रहा हूँ ना। करने वालों के लिए कोई जगह मायने नहीं रखती है, सरकार मायने नहीं रखती है। आपके मन में किसी के लिए श्रद्धा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए, करने की वो ताकत होनी चाहिए। आप दुनिया के किसी कोने में जाके अपने आप को बड़ा कर लेते हो ना, तो जब आप अपने आप को बड़ा कर लेते हो तो अपने लोग के साथ मिलके आप अपने शहर को बड़ा कैसे नहीं कर सकते। प्रयास करने से कुछ भी हो सकता है। हम लोग प्रयास करेंगे, बहुत नहीं होगा, कुछ तो होगा, धीरे ही चीजें सुधरेगी। बट प्रयास करने में क्या जाता है, एक बार प्रयास करते हैं, शायद बेहतर हो जाए। आपके बीजेपी के बहुत सारे नेताओं से अच्छे संबंध रहे हैं, हमने भी देखा है। तो यहाँ के नेता अच्छे हैं बीजेपी की या दिल्ली के मोदी जी? देखिए नेता कोई अच्छा नहीं होता है। नेता बन के इंसान कुछ नहीं कर सकता है। आपको जिस तरह आप अपने परिवार के बेटा हो, उसी तरह आपको अपने समाज का बेटा बनना पड़ेगा, तभी आप समाज के लिए बेहतर करते हैं और तभी कर पाओगे आप। और जहां तक रही सवाल संबंध की, तो मेरे आज भी हैं और वो आजीवन रहेंगे। मेरे संबंध से ऐसा नहीं कि छपरा का भला होगा, संबंध अलग विषय हो गया। वो तो मैं किसी रिश्ते में हूं और उस रिश्ते को मुझे अपनाना है और रिश्ते से बेहतर पाना है, तो मैं हमेशा प्रयास करूंगा। मुझे परहेज नहीं है। अगर हमारे रवि भैया के पास बेहतर प्लान होगी तो मैं उनसे भी सलाह लूंगा कि भैया मेरे छपरा के लिए क्या प्लान है आपके पास। मैं सम्राट चौधरी भैया से भी पूछूंगा कि भैया बिहार के लिए क्या प्लानिंग आप लोगों ने बेहतर की है। हम लोग सब मिलकर करते हैं। पक्ष विपक्ष जनता के लिए नहीं होता, सच पूछिए तो करने वालों के लिए ना। पक्ष विपक्ष कोई मायने रखता नहीं है, मुझे जहां तक मैं सोचता हूं। बाकी लोग क्या सोचते नहीं पता, बट मुझे लगता है कि बिहार को बेहतर बनाना है तो मेरा सहयोग करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो हम और भी तो रास्ते हैं। पटना जाने के लिए कोई जरूरी थोड़ी है कि यही हाईवे है। जिसको जाना होता है वो तो नाव पार करके भी चला जाता है। तो जाने वालों के लिए रास्ते की कमी नहीं है। जिसको नहीं जाना है उसको हाईवे भी दे दोगे तो वो घर पे ही बैठे रहेगा। अभी आपका मैंने एक वीडियो देखा है और वायरल हो रहा है कि आप मोदी जी की बड़ी तारीफ कर रहे थे, तो सच में आपका वीडियो है या? नहीं, बिल्कुल तारीफ करता हूं मैं, आज भी कर रहा हूं। वो बुरे कभी नहीं है, बट उनकी सोच हमारे बिहार के लिए क्यों नहीं हुआ, मेरा सवाल हमेशा से उनसे रहेगा ये। मैं अपने पिता हैं, वो मेरे हम सबके पिता हैं। देखा जाए तो हमारी उम्र बहुत कम है, बट मुझे लगता है कि जिस बिहार में मैं हूं, उस बिहार में आज 15 साल से केंद्र में सरकार उनका है, 20 साल से बिहार में है। उसके बावजूद भी बिहार के लोगों को एक रोजी रोजगार, एक बेहतर यूनिवर्सिटी या एक बेहतर कॉलेज या एक बेहतर अस्पताल क्यों नहीं मिला। लोग पलायन का इतना पलायन है कि आप सोच नहीं सकते। वो सिर्फ हमें ट्रेन क्यों देते हैं, हमें फैक्ट्री क्यों नहीं देते, हमें अपने परिवार में रहने क्यों नहीं देते। वो हमेशा से ट्रेन पास करते हैं कि आप लोग अब सुविधा से जाइए और सुविधा से आइए। आप अपने गुजरात को कितना बेहतर बनाए। मैं चाहता हूं कि गुजरात का आधा ही बना दीजिए हमारे बिहार को। हमें चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप बेहतर करो ना, हम आपके साथ हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि बेहतर जब तक बिहारी नहीं रहेगा तो हम यहाँ के रह के एक बेहतर नागरिक हम कैसे कहलाएंगे। आपके मुंह से मुझे शोभा नहीं देता कि एक कितने बड़े अहदा पे हैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, और वो जब जंगल राज की बात करते हैं ना तो मुझे खुशी नहीं दुख होता है कि हमारा जंगल राज उतना बड़ा नहीं था जितना आप लोगों ने बना दिया उसको। पूरी दुनिया के नजर में एक इतने बड़े अहदा पे होने के बाद आपने बिहार को लोगों को ऐसे, क्योंकि अब पूरी दुनिया तो यही समझती है ना कि बिहार एक जंगल राज है। यहाँ कोई भी फैक्ट्री लगाने से डरता है, आज भी डरता है, क्योंकि अपने नेताओं के मुंह से ही सुनता है कि जंगल राज है। तो इसलिए सर कहीं ना कहीं फैक्ट्री लगाने वाले भी व्यापारी कहते हैं कि नहीं यार वो जंगल राज है। कम से कम 20 साल से आपकी सरकार है तो आज भी जंगल राज है, तो फिर आपने बदला क्या है इसको, आपने दिया क्या है बिहार को। सिर्फ बदनाम ही किया है आपने, जंगल राज बोल के, और हमें सिर्फ डराते रहे, पूरी दुनिया को डराते रहे बिहार के नाम से। वो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम करता है और इसलिए मैं उनके शब्दों के साथ सही नहीं हूं। मैं व्यक्तिगत उन इंसान के साथ हूं और वो हमेशा से हम लोग के पिता ही रहेंगे और हमेशा से उनके लिए हमारे दिल में हमेशा सम्मान रहेगी, क्योंकि वो एक गार्जियन है। बट मैं गार्जियन से भी कहता हूं कि सिर्फ सारे बच्चों को आप तो देख लिए, बट बिहार भी तो आप ही का बच्चा है। बिहार को इतने हीन नेचर से क्यों देखा जा रहा है, और क्यों आपने देखा, आपने क्यों नहीं पलायन रोकी, आपने क्यों नहीं बेहतर कॉलेज बनाई, यहाँ क्यों नहीं बेहतर अस्पताल बनाया, क्यों नहीं अपने परिवार से दूर जाने वाले को उनके परिवार में रोक लिया। जिस तरह गुजरात के आदमी एक भी आपको कहीं दूसरे जगह नहीं मिलेगा।
हर आदमी, गुजरात के लोग अपने घर में ही रह के, अपने परिवार के साथ रह के हर वो दीपावली, हर वो छठ, हर वो त्योहार को मना लेते हैं और वो सुखी भी हैं और वो काम भी करते हैं और अपने परिवार के साथ भी रहते हैं और अपने आप को भी बड़ा कर रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, इसलिए मैं सवाल करता हूँ, बाकी कोई बात नहीं। अच्छा, आप जंगल राज की बात सही बात है कि अभी जितने नेता आ रहे हैं बिहार सरकार करने के लिए बीजेपी की तरफ से, एक ही सवाल करते हैं, जंगल राज, जंगल राज, जंगल राज। उस वक्त का जंगल राज और अभी जो बिहार में वर्तमान में है, अभी भी क्राइम उतने ही है। आज भी एक नेता की हत्या हो गई है, रोज हो रही है, कुछ न कुछ होती रहती है। तो उस समय और इस समय आपको क्या अंतर दिख रहा है, क्योंकि आप उस समय बिहार में थे? हाँ बिल्कुल था। उस समय तो पैसा लेकर छोड़ दिया जाता था ना, आज तो मार दिया जाता है, इंसान ही खत्म हो जाता है। देखिए, हर सिचुएशन में, जिस सिचुएशन में माननीय हमारे पिता लालू प्रसाद यादव जी को बिहार मिला था, कोई नेता गलत नहीं होता है सर, उसके लोग गलत होते हैं। उन्होंने कोई हत्या की, उन्होंने किसी को किडनैप किया? नहीं ना सर। देखिए, बदनाम वो हुए क्योंकि उनके हाथ में चीजें थी। हाँ, उस समय चाहते तो शायद सही हो सकती थी, और इस समय नीतीश चाचा चाहेंगे तो सही हो जाएगी। बट सिर्फ हत्या ही और फिरौती की बात नहीं है। बात यहाँ तो हम, जब हमें आप रोजी रोजगार नहीं दोगे तो हम तो मौत में भी रोजी ढूंढ लेंगे ना। हम बिजी रहेंगे तो शायद हमें किसी का ना मर्डर करने की जरूरत है और ना ही किसी को फिरौती लेने की जरूरत है। तो मुझे लगता है ना कि इस विषय पे हमें बिजी कर दीजिए, हमें इतना रोजगार दे दीजिए कि हम उस विषय पे कभी जाएं ही ना हत्या के विषय पे जाएं और ना ही हम कहीं फिरौती वाले और चाहे अपहरण के दिशा में जाएं। हमें आप बिजी कर दीजिए, हम अपने रोजी रोजगार में बिजी हो जाएंगे तो शायद ऐसी बातें नहीं होगी और ना ही ऐसी बातें आएगी। तो आप कहना चाहते हैं कि उस समय अपहरण होता था या कोई कुछ होता था तो लोग पैसे लेके छोड़ देते थे, हम अब आज के दौर में सीधा उन्हें जो होता था, जो हुआ है, उसको मैं नकार नहीं सकता सर। मैं एक न्यूट्रल आदमी हूं, मैं भैया के साथ, तेजस्वी भैया के साथ हूं, लेकिन उनकी गलतियों पे मैं पर्दा नहीं डाल सकता क्योंकि ये राजनीति मेरे लिए मेरा पेशा नहीं है, राजनीति मेरे लिए मेरा बिजनेस नहीं है, बल्कि ये आत्मा से जुड़ी हुई लोगों का विश्वास है कि लोग मेरे पे विश्वास आज कर रहे हैं और मैं जनाधार देख रहा हूं अपने पीछे। तो मैं कभी कभी रो पड़ता हूं कि यार, मैं तो इंसान ही बनने आया था, आप लोगों ने मुझे क्या बना दिया। अपने दिल में मुझे लगता है कि जिस तरह भगवान राम को हनुमान जी ने अपने दिल में रखा था, उस तरह मैं सबके दिल में हूं आज, और सब लोग आत्मा से प्यार करते हैं खेसारी को। और वो खेसारी को क्यों प्यार करते हैं नहीं पता, बस मैंने बेहतर प्रयास की है, जब भी की है बेहतर करने की एक दिल में है कि मैं बेहतर करूंगा। मैं जिस विधा में गया उसमें मैं बेहतर बॉडी बनाई, मैं बेहतर गाने लगा, मैं दुनिया को सुंदर भी लगने लगा, मैं अमीर भी बन गया। तो मेरे पास तो कुछ नहीं था, तो मैंने खुद को बेहतर बनाया ना हर जगह से। तो अगर मैं पूरे छपरा को दिल में बसा लूंगा, अपना परिवार समझने लगूंगा, पूरे बिहार को अगर तेजस्वी भी अपना परिवार समझ रहे हैं तो बेहतर क्यों नहीं होगा। कौन ऐसा आदमी है जो अपने परिवार के लिए बेहतर नहीं करता है। बस अपने परिवार के दायरे को बड़ा करना होता है। सिर्फ आप पूरे छपरा को अपना परिवार जब मानने लगोगे ना, तो आप बेहतर सोचना शुरू कर दोगे कि मेरे परिवार में कमी क्या है, मेरे परिवार की जरूरत क्या है। तो हम अपने परिवार की जरूरत पूरा करते हैं ना, शायद हम ये छपरा पूरा परिवार बना लेंगे तो शायद इनकी भी जरूरत पूरा कर देंगे। आपने कहा कि आपने बेहतर गाना सीखा, बेहतर बॉडी बनाई, बॉडी से आप एक बात याद आई, आप एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिम में, से कौन एक्सरसाइज करता है? नहीं, देखिए, वो एक आर्ट था और वो एक आर्ट के हिसाब से मैंने की थी, वो मेरा अपना नहीं था। कहीं ना कहीं वो कोई विदेश में स्टैंड था, तो स्टेमिना को जांचने के लिए करता है। बट किसी ने गाना लगाकर आकांक्षा जी ने ही डाल दिया था, मैंने शेयर भी नहीं की थी। बट ठीक है, वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, वो मुझे भी रियलाइज है इस बात का कि वैसी चीजें नहीं होनी चाहिए, समाज के लिए सही नहीं है। तो अब कंट्रोल करता है आदमी और करेगा आगे भी। आपकी पत्नी जी देखी होंगी तो उनको बिल्कुल बुरा क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल लगना चाहिए, क्योंकि वह आपत्तिजनक चीजें थी और बुरा लगना चाहिए, और लगना वो जायज है। अगर मेरी पत्नी रिएक्ट उस पर करती है तो वो सही है, वो गलत नहीं है। एक चीज और आप पे आरोप लगता है कि आपने अश्लीलता फैलाई है, ऐसा कहना है लोगों का, लोग आपके खिलाफ आज के लिए घूम रहे हैं कि भाई इन्होंने भोजपुरी को बहुत गंदा किया। सबसे ज्यादा अगर गाना किसी ने गाया है, क्योंकि आप एक स्टार बन चुके, स्टारडम है आपके पास, तो आप जो भी गाते हो वायरल होता है, तो इस पे क्या कहेंगे? गंदा गाया किया तो नहीं ना, लोग तो करते हैं।
सच पूछिए तो वो एक इंटरटेन का विषय है सर। इंटरटेन को राजनीति से जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आज जितने भी बिहार की बदहाली हुई है, ये मेरे गाने की वजह से तो नहीं हुआ है। मेरे गाने की वजह से हो सकता है ऐसे किसी को आहत पहुंच सकती है, बट मुझे लगता है कि इनके काम की वजह से, इनके जो जितने भी एनडीए के नेता हैं, इनकी जो जिम्मेदारी थी, इन्होंने अपनी जिम्मेदारी जो पूरा नहीं की ना, अब इनके पास एक ही हथियार है, खेसारी को गंदा बता देना। मैं तो भाई मुझ में गंदा हूं, मान लिया थोड़ी देर के लिए, बट आपने बिहार को रोजगार कितना दिया उस पर बात करिए ना। मेरी गंदगी को छोड़ दीजिए, मैं बहुत बुरा इंसान हूं, मैं अपने आप को मान लिया थोड़ी देर के लिए, बट मेरे बुरा होने से बिहार की हालत खराब तो हुई नहीं। ये जो सिस्टम बिगड़ा है, नाले का जो आज सारे, आप जाइए छपरा में तो व्यापारियों के करोड़ों करोड़ों रुपए बर्बाद हुए हैं सर। अगर एनडीए की सरकार 20 साल से चाहती तो शायद छपरा का भला हो सकता था, बट नहीं हुआ वो चीजें। तो ये जितने भी व्यापारियों की चीजें बर्बाद हुई, क्या मेरे गाने की वजह से तो हुआ नहीं है सर। आज जो व्यवस्था बिगड़ी है मेरे गाने की वजह से तो बिगड़ी नहीं है। आज जो बोल रहे हैं हत्या हुई है मेरे गाने की वजह से हुई है। जो पारस अस्पताल में घुसकर गोली मार दिया गया, क्या मेरा गाना बजाकर मारा गया। जो एक व्यापारी की हत्या हो गई, कम से कम 6 महीने में 52 से 53 मर्डर हुए थे सर। आज यहां की मैं आपको समस्या बता दूं, जिस जगह पे आप बैठे हैं डोरीगंज, यहां पे करोड़ों लोगों का बिजनेस होता था बालू के धंधे से। आज सब रोड पे हैं, सबके सब बालू पे रोक लग गया। उसके वजह से आप जाकर एक बार हालत पूछिएगा, बालू व्यापारियों की स्थिति क्या है। बालू जो ढोते थे बेचारे, उन वर्करों की स्थिति क्या है। ट्रक के 8-8 करोड़ रुपया चालान भरा गया है सर। कहां से कोई कमाएगा। आप बेहतर बिजनेस दे नहीं रहे हो, और हम अपने हुनर से अगर कर रहे हैं तो उस पर भी आप इतना टैक्स लगा देते हो। कितना मर जाएगा आदमी सर, पागल हो जाएगा। एक तो रोजी देते नहीं हो, जो रोजी हमारे पास है वो भी छीन लेते हो। तो क्या करे कोई, कैसे जिएगा बिहार में, ये समस्या हो गई है। बालू पे ही नहीं रोके, दारू पे भी रोके। छोड़िए, अब दारू पे कितना रोके है आपको भी पता है, और हमें भी पता है, और पूरी दुनिया को भी पता है। तो उससे बेहतर होता कि भाई आप ठेका चालू ही कर दो। ऐसे भी पीने वाले, देखिए जिसको जो करना है उसको आप मना नहीं कर सकते सर, रोक नहीं सकते। रुकता कुछ भी नहीं है, हम रोकने का प्रयास करते हैं, बट जो चीजें रुकती ही नहीं है उसको प्रयास करने से कोई फायदा नहीं है। इससे बेहतर है कि उसका एक सिस्टम बनाइए, और सिस्टम बनाकर लोगों को चालू करिए। चालू करके प्रयास करिए कि लोग कम से कम पिए। आज तो होम डिलीवरी शुरू हो गई है, हर आदमी फोन करता है और दारू उसके पास चली जाती है। तो ठीक है, सिस्टम ही लूजर है सर, उसको क्या करिएगा। और ये सिस्टम किसके हाथ में, सरकार के हाथ में। तो सरकार, इसका मतलब फेलियर है, इसीलिए सारी समस्या आ रही है। आज लोग, पहले के दारू पीकर लोग तो जी भी जाते थे, अब तो ऐसे दारू मिल रहे हैं लोगों के डुप्लीकेट की, लोग दारू पी पी के मर रहे हैं। तो आप लोगों को जिंदा रखना चाहते हैं कि मारना चाहते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार को एक बार बदलते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। इतने 20 साल हमने चाचा को दिया ना, 5 साल भतीजा को देते हैं, शायद कुछ बेहतर जरूर होगा। मुझे ऐसा आभास हो रहा है। नहीं होगा तो आपके पास ऑप्शन तो है ना, फिर बदलिए। बदलाव ही सबसे, मुझे लगता है कि परिवर्तन है सर। जब तक आप बदलेंगे नहीं, केसारी ने अपने आप को बदला तो दुनिया परिवर्तन देख रही है ना केसारी के अंदर। तो यही बात है, बदलाव जरूरी है। जब तक नहीं बदलेगी परिवर्तन नहीं होने वाला। अगर मान लीजिए जैसे आपके नेता ने भी वादा किया कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे, जिसे घर में नौकरी नहीं है, तो क्या अगर नहीं दे पाए तो क्या तेजस्वी को हटा देना चाहिए? अरे ठीक है, 2 करोड़ नहीं देंगे, 50 लाख देंगे ना। हम 2 करोड़ की छोड़ देते हैं, हटा दीजिए। 50 लाख देंगे ना, तो कम से कम हमारी नेता रोजगार देने की बात तो कर रहे हैं, वादा तो कर रहे हैं। एनडीए की सरकार तो वादा भी नहीं करती है, वो तो सिर्फ जंगल राज की ही बात करती है। जंगल राज की बात करेंगे, और नहीं तो हिंदू मुस्लिम की बात करेंगे, नहीं तो मंदिर मस्जिद की बात करेंगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान की बात करेंगे, सनातन की बात करेंगे। वो सिर्फ बात करेंगे, और बात भी करेंगे आपके जीवन से अलग, जिससे हमारा जीवन चलना चाहिए, जिससे हमारा जीवन चलता है, चाहे जिससे जीवन हम जी सकते हैं, उस पर कोई बात नहीं होती है।
सिर्फ बेमतलब की भड़काऊ बातें होगी। हिंदू मुस्लिम लड़ा दो यार, उसको उस जात से उस जात को लड़ा दो यार, उस जात से उस जात को। हमारे यहाँ तो सब में जितनी जात नहीं है ना उतने नेता हो गए हैं। तो लोग बोलते नहीं है कि ढेर जोगी मठ के उजार। हर जाति का एक नेता बन गया है। आप सर इतना बेहतर कर दो ना कि दुनिया आपके लिए जाति ना देखे। अगर आप बेहतर इंसान बनोगे और बेहतर अगर कर जाओगे, अगर कल मैं छपरा के लिए बेहतर कर गया थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, क्या मुझे जात देखकर लोग वोट देंगे? लोगों को विकास चाहिए कि जात चाहिए? लेकिन यहां तो लोगों को भटका देना है कि नहीं जात ही हमारा बेहतर करेगा। नहीं करेगा भाई जात बेहतर करने के लिए ना इंसान के दिल में श्रद्धा होनी चाहिए किसी के लिए। और जब तक दिल में श्रद्धा नहीं होगा ना किसी के लिए बेहतर आप कैसे कर पाओगे? छपरा को पूरा परिवार बनाना पड़ेगा। अब परिवार में कोई जात नहीं होता है, परिवार होता है वो। और मुझे अपने छपरा को परिवार की तरह बना के चलना है। और मैं चाहता हूं कि हर समुदाय के लोग, उनके लिए शायद मैं अलग कास्ट का हूं, लेकिन मेरे लिए सब लोग मेरे हैं। मैं किस जाति से हूं मुझे पता नहीं। मैं एक इंसान हूं और इंसान के तौर पे ही अपने जीवन को चलाना चाहता हूं। छपरा में दो जाति का जो है बोलबाला है, लोग कहते हैं, और दिखता भी है वर्चस्व की लड़ाई करके, एक बबुआन एक अहिरान। तो बट मेरे पे लागू नहीं होता। मुझे लगता है मैं 2 जगह सिक्के से तौले गया, वो बबुआन ही थे। बट उन्होंने अपने घर में बुला बुलाकर एक बेटे की तरह मुझे सम्मान दिया। हर जाति के लोग, मेरे पे लागू नहीं होता। ये नेताओं के लिए लागू हो सकता है, एक बेटा के लिए नहीं हो सकता। बेटा एक पिता के लिए हमेशा उसका बेटा रहता है, एक माँ के लिए हमेशा बेटा रहता है, वो एक भाई के लिए हमेशा एक भाई रहता है। तो मुझे तो इस रिश्तों में ज्यादा दिलचस्पी है। मुझे किसी जात में दिलचस्पी नहीं है कि मैं इस जात का हूं, मैं उस जात का हूं। मैं सबसे मिल रहा हूं और मुझे प्यार भी, एक जिस घर में जा रहा हूं एक बेटे की तरह प्यार और सम्मान मिल रहा है। तो मैं कैसे मानूं कि ये दूसरे जात से हैं? क्योंकि मुझे तो भाई सम्मान मिल रहा है एक बेटे की तरह। तो जब मुझे बेटे की तरह सम्मान मिल रहा है तो मैं कैसे मान लूं कि ये किस जाति के है और इस जाति का है? ये तो मेरे पे लागू नहीं होता कि मैं किस जाति का हूं और वो किस जाति का है। मेरे पे बस एक बेटा है, ये बेटा उस घर में जाता है तो बस बेटे का सम्मान मिलता है इसको। मैं इसीलिए उस परिवार को अपना मानता हूं। वो किस जाति का है वो दूसरे का विषय है। एक नेता के लिए हो सकता है, बट एक बेटा के लिए जात मायने नहीं रखता। आपके सांसद अजीत प्रताप रूडी हैं, कैसा, उनको क्या कहेंगे? मेरे बड़े भैया की तरह है, वो हमेशा से रहेंगे। बट उनसे भी शिकायत उनके कार्य के लिए मैं कर सकता हूं कि छपरा भी उनके पास भी छपरा, मुझे लगता है कि 15 साल की 10 साल 15 साल रहा उनके हाथ में। बट वो चाहते तो छपरा की सिचुएशन बदल सकती थी। और आज जो केंद्र को यहां आना पड़ रहा है, किसी को आने की जरूरत नहीं थी। वो नामांकन करते और चुनाव जीत जाते, क्योंकि वो किए होते तो जीत जाते। आज आपको आने की जरूरत पड़ रही है, लोगों को बताने की जरूरत पड़ रही है कि मुझे वोट दो। क्यों? इसी से आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपने कुछ किया ही नहीं है। किए होते तो ना आपको मांगने की जरूरत पड़ती और ना ही आने की जरूरत पड़ती। बट आपने नहीं किया है। फिर से एक जुमला होगा, फिर से झूठ बोला जाएगा, फिर से लोगों को बरगलाया जाएगा हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पे, मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे, धर्म के नाम पे, सनातन के नाम पे, और फिर से लोग भाग जाएंगे। लेकिन मेरे पे ये लागू नहीं होता है, क्योंकि मैं जहां जा रहा हूं एक बेटे की तरह ही जा रहा हूं। मैं सब नेताओं से यही कहूंगा कि आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं है। आप लोगों के लिए जिस विधानसभा में हो, चाहे आरजेडी के भी नेता हो या कांग्रेस के हो या एनडीए के हो, चाहे इंडिया गठबंधन किसी के भी हो, आप अपने क्षेत्र में बेहतर काम करके दे दीजिए। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नामांकन करके घर पे बैठ जाइए। लोगों को पता है कि ये मेरा बेटा है, ये परिवार की तरह हमारे जिला को, हमारे विधानसभा को गोद में लेके चला है और गोद में बैठकर काम किया है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बेहतर काम कर दीजिए ना, अपने आप दुनिया आपको चुन लेगी। अच्छा, तो उनके पास कार्य बताने के लिए है ये नहीं है तो मुझे नीचा ही दिखाएंगे ना सर। मेरा नचनिया होना कोई विषय ही नहीं है। मैं नचनिया हूं, नाचता हूं, और मैं ही नहीं, भगवान शिव नाचे, नारद जी नाचे, साड़ी पहनकर तो नारायण भी नाचे। नाचना आना चाहिए सर। अब भस्मासुर नचनिया नहीं था, धरे के हेंगे धरा गए हेंगे गेला गए लगा ही। नाचने आना चाहिए आपको। नाचना आसान नहीं है। वो नचनिया कह रहे हैं, बड़े भाई हैं, उनका सम्मान है हमारे जीवन में। बट नृत्य शुरू हुआ शंकर जी की तरफ से।
शंकर जी ने शुरू किया, उसकी मालकिन सरस्वती हैं। और हम जिस धरती से आते हैं वहां पे भोजपुरी का शेक्सपियर कहा गया, जिनका नाम भिखारी ठाकुर है, महेंद्र मिश्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती से हूं मैं। और यहाँ जो भी पुरुष पैदा हुए वो महापुरुष बने, वो पैदा पुरुष बन के हुए, बट अपने कर्मों से उन्होंने अपने आगे महापुरुष लिखवा लिया। तो कर्म प्रधान विश्व कर राखा क्यों बोला गया है? हमारे हाथ में कुछ नहीं होती है, तो जो करता है क्या उसके हाथ में होती है? करने से हर वो चीज आपके हाथ में आ जाती है सर। तो करना जरूरी है। मैं क्या बोला, हमें ये सब चुनाव लड़ना और नेता बनना मेरे लिए मतलब नहीं है सर। मेरे लिए मतलब है कि जिस काम के लिए दुनिया ने मुझे चुना है, क्या मैं उस पर खड़ा उतरूं? उतरना चाहिए भाई, उसी के लिए चुना गया आपको। मैं उसके लिए खड़ा उतरूं, उसके विश्वास को प्रयास करूं, जो अपने काम से, अपने हुनर से, अपने ताकत से, जिस काम के लिए उन्होंने मुझे इस लायक बनाया है, मैं वहां उनके लिए खड़ा रहूं, उनके मुसीबत में हमेशा खड़ा रहूं, उनके लिए बेहतर व्यवस्था करूं और उनके लिए बेहतर काम करूं। तेज प्रताप जी को भी मैंने देखा आपके बारे में कुछ बोलते हुए, जबकि आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, तो क्या कहेंगे? वो भी चुनाव जाकी राखी भावना जैसी ताही मूरत देखी तिन तैसी। दुनिया आपको बोलेगी, इसका मतलब ये नहीं कि सबका जवाब देना है। वो बड़े भाई की तरह है, वो भी मेरे बड़े भाई हैं। अब मेरे लिए रिश्ते बड़े हैं कि उनके शब्द बड़े हैं, ये मेरे ऊपर निर्भर करता है। तो मुझे लगता है कि मेरे रिश्ते बड़े हैं, तो मैं उस शब्द के साथ कभी नहीं जाऊंगा और मैं उस रिश्ते को ही निभाने की प्रयास करूंगा, उस शब्द को नहीं।